नमस्कार, मैं हूं विशाल झा और आप देख रहे हैं द इंट्रिंसिक न्यूज पे खास डिबेट सीरीज काम की बात। काम की बात पे आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर क्यों हमास की कार्रवाई से हमदर्दी हो रही है कुछ लेफ्टिस्ट को, कुछ इंडियन लेफ्टिस्ट को। जब इजराइल हमास के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है तो दर्द यहां पे क्यों उठने लगता है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। जब बंगाल में हिंदुओं पे हिंसा हुई तो चुप्पी साधी, चीन पे हिंसा मुसलमानों पे हुई तो चुप्पी साधी, अब हमास पे हमदर्दी क्यों। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट एचओडी जिम्स नोएडा से डॉक्टर अजिताभ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेरी कॉलेज से एचओडी डॉक्टर दिलीप कुमार जुड़ चुके हैं और स्टूडेंट के तौर पे आर्यन धर हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। जी धन्यवाद। थैंक यू विशाल जी। थैंक यू जी। अजिताभ सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कश्मीर में अभी कुछ 25-26 स्टूडेंट्स, कुछ एक्टिविस्ट पकड़े हैं जो कि एंटी इजरायली पोस्टर्स के साथ पकड़े गए हैं। तो आखिर वो किस हक से इजराइल के फिलिस्तीन ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, जब भारत सरकार का इस पर कोई एक तरफा रुख नहीं है? आप इससे क्या समझते हैं? विशाल जी, देखिए, ये कोई नया मुद्दा है नहीं। इजराइल फलस्तीन का जो मुद्दा है, जो पश्चिम एशिया में जो तबाही हो रही है, मैं ये कहूँगा काफी पुराना मुद्दा है। और इस पे एक सिंपैथी रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे सालों से होता रहा है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की एक धर्म के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे इस तरह की चीजें होती है। तो गलत है, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, ये होना चाहिए। पैलेस्टाइन के मुद्दे पे भारत ने हमेशा से पैलेस्टाइन का साथ दिया है और अभी भी भारत सरकार का बाकायदा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि भाई इसको एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए, दोनों पक्ष बैठ के इसको रिजॉल्व करें। और भारत ने बाकायदा कंडेम किया है जो हमास की तरफ से जो रॉकेट, हजारों रॉकेट, पता नहीं कितने रॉकेट, जो मीडिया की खबरें आ रही है कि 1000 से ऊपर रॉकेट दागे गए हैं। भारत 2500 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं सर हमास ने। 2500 के जो भी फिगर आ रहा है, भारत सरकार ने भी उस पे उसकी आलोचना की है कि हमास की तरफ से जो इतनी उग्र और इससे जो कैजुअलिटी हो रही है, जिससे तबाही हो रही है। दूसरी तरफ जो इजराइल की तरफ से भी एक्शन हो रहा है, आम आदमी को ना हो इससे कुछ, उसकी हमेशा से भारत की ये कोशिश रही है और मैं समझता हूं कि वो सही भी है। जहां तक आपने जम्मू कश्मीर में या और भी छिटपुट कुछ घटनाएं भारत में इधर उधर जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। असल में लोगों को अगेन वही बात है कि सिंपैथी में, इमोशन में बहा लिया जाता है, बह जाते हैं। अभी हमारे लिए ये जरूरी है कि ये कोरोना काल में हम इकट्ठे ना हो, हम अपने जान जहान को पहले देखें। और वहां पे इस तरह की लामबंदी हो, भीड़ इकट्ठा हो, ये शायद उनको भी खुद समझना चाहिए, जो उनके नेतागण हैं उनको भी समझना चाहिए कि इस तरह की हरकत ना हो तो अच्छा है। जी सर, आपने अपनी राय रखी। डॉक्टर दिलीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी एक बयान संयुक्त राष्ट्र के जो भारतीय दूत है उनका एक बयान आया है टीएफ त्रिमूर्ति का, जो कहते हैं कि भारत फिलिस्तीनियों का जायज मांग का समर्थन करता है और दो राष्ट्र की नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। भारत गजा पट्टी में जो हिंसक हमले हुए हैं उन पर बहुत दुख जताता है। अब ऐसे में भारत टू नेशन थ्योरी, टू स्टेट थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ फिलिस्तीनी के लिए भी वचनबद्ध है और दूसरी तरफ इजराइल को भी समर्थन देता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत को खुलकर किसी एक को सपोर्ट करना चाहिए और इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेंगे इंटरनेशनल लेवल पे? इंडिया के लिए मुश्किलें हल होंगी आने वाले दिनों में? विशाल जी, आपको ये समझना होगा कि भारत कभी भी टू स्टेट या टू नेशन थ्योरी को उस रूप में, प्रत्यक्ष रूप में सपोर्ट नहीं कर सकता। कारण है उसका, क्योंकि गलवान घाटी से लेकर के और पीओके के मुद्दे पर जिस तरीके से पाकिस्तान का चाइना के साथ एक समझौता सा हो रखा है, यदि हम उस स्टेट को या उस चीज को पूरा समर्थन देते हैं, अभी आपको मैं ऑफ द रिकॉर्ड आईया इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ बातें बताएं तो उसमें भारतीय दूतावास के तरफ से ये बात कही गई कि जो ये हिंसा की जो एक भयंकर टेंडेंसी दिख रही है, इस रोक लगनी चाहिए। भी
का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन साथ में भारत की अपनी मजबूरी है कि यदि भारत वहां पर इजराइल की एग्जिस्टेंस को स्वीकारता है या उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है तो उसका पक्ष यूएनओ में कमजोर होता है कश्मीर के मसले पे, पीओके के मसले पे। तो वहां आपको ये समझना होगा, ये एक मजबूरी है भारत की। तो भारत प्रत्यक्ष रूप से उस रूप में खुल करके समर्थन उनको नहीं देते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जो दूतावास के जो भी मेंबर्स जिसका आपने नाम लिया, अगर वो लोग इस तरीके की एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये डिप्लोमेटिक एक स्टेटमेंट होता है और इस तरीके के स्टेटमेंट से वर्ल्ड कम्युनिटी की ओपिनियन को जानने की कोशिश की जाती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। जो हमारे तरफ से आप कह रहे हैं, जिस तरीके से डॉक्टर अजिताभ ने कहा, बड़ा सही कहा उन्होंने। और भारत में चूंकि आप समझना होगा उस पूरे मुद्दे को कि वो आखिर वो 35 एकड़ की लैंड जो है जिसमें यरूशलेम का तो जो एक धार्मिक एंगल है वो एक्चुअल में बहुत ही कॉमन सी बात है और उसमें एक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाली बात है। और किस तरीके से उस पर काम किया जाए, इस पर एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मीडिएटर की जरूरत है जिसमें एक नाम भारत का भी लिया जा रहा है कि भारत को आगे बढ़कर के उसमें मीडिएटर का भूमिका निभानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता है कि वो 3 धर्मों का एक पवित्र स्थल लोग क्लेम करते हैं। वहां अलेक्सा मस्जिद है, आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। उसी तरीके से यहूदी मानते हैं कि नहीं, वो उनकी जन्मस्थली है, वहीं से उनका उद्भव हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, ईसाई लोग भी मानते हैं कि जो ईसा मसीह हैं उनको जो कील ठोकी गई थी उनके माथे पर, वो यही वो बेथलहम जो जगह है यरूशलेम का, वहां पर उनको, तो ये तीनों धर्मों के लिए। और ये मेन जो कारण है आपको समझना होगा कि जिस तरीके से आईपी हमारे वहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच के झगड़े हैं, उसी तरीके से आईपी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का झगड़ा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ एक देश ऐसे हैं, अमेरिका जैसे देश ऐसे हैं, या कुछ और जो हमारे वीटो पावर वाले देश ऐसे हैं कि उस लड़ाई को अगर वो अंजाम न दें या उस तरीके से उकसाएं नहीं तो उनके हथियार बिकेंगे नहीं। आप देख रहे हैं खुल करके जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है उसको पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन ओपेक कंट्री जो है, जो अरबियन कंट्री है, वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत इसको विस्तार से अगर आप समझें तो जिस तरीके से फिलिस्तीन सिकुड़ता जा रहा है वो इजराइल के सामने मुकाबला करने के हालात में नहीं है। तो वो हमें समझना होगा। कभी लंबे विस्तार में इसकी चर्चा होगी तो जरूर मैं आपसे इसके बारे में बताऊंगा। सोचने वाली बात है सर, अभी इजरायली प्रधानमंत्री ने 25 देशों का शुक्रिया अदा किया उनके समर्थन के लिए, लेकिन भारत को उन्होंने एक तरीके से नजरअंदाज किया। तो इससे क्या इजराइल और भारत के संबंध पर असर पड़ता है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। ये मैंने आपको बताया, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात है और बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है कि इजराइल जब आकर के भारत से समर्थन मांगता रहा तो भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, देखिए मेरी ये मजबूरी है। और इजराइल इस बात को समझता है क्योंकि खुद इस पीड़ा से वो पीड़ित है, और इजराइल इस बात को बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। और पब्लिकली स्टेटमेंट देने का मतलब है कि भारत का पक्ष कमजोर होता है, क्योंकि भारत के जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, वो अरबियन कंट्री से आते हैं। अरबियन कंट्री जो है पूरे के पूरे ढंग से, चूंकि अपने वो तीसरे जो धर्म के आधार पर जो फिलिस्तीन के साथ नजर आते हैं, हालांकि वो खुलकर के लड़ेंगे नहीं उनके साथ, लेकिन जो उनके साथ नजर आते हैं उससे भारत को नुकसान हो सकता है। और भारत को आर्थिक तौर पे जो पेट्रोलियम अरबियन कंट्री से ज्यादा मिलता है उसके कई कारण हो सकते हैं कि नजदीक है, वहां से लेकर आने में वो सस्ता पड़ता है। तो ये सारी चीजों को समझना है। तो इसलिए खुल के वो भारत का नाम, ये भारत की रणनीति का हिस्सा, और इसमें भारत की विदेश नीति की सफलता आप मानिए कि उसने नाम नहीं लिया। अगर नाम ले लेता तो वो दुनिया के जो अरबियन देश है, जिसके साथ अभी आप देखिए इस कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन कांस्टेंट से लेकर के बाकी चीजें अरबियन कंट्रीज ने सप्लाई की, ये भारत की विदेश नीति की सफलता। और जिस तरीके से हम लोगों ने कुछ पिछले 6-7 वर्षों में जिस तरीके से विदेश नीति को अपने मजबूत किया है, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाए हैं, और इस मुसीबत के समय सभी लोग सामने आए हैं, ये इसकी एक सफलता है। तो हम इसको सकारात्मक दृष्टि से लेते हैं। नजरअंदाज किया है विदेश मामलों को जानने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने वाले लोगों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अंदर खाते की बात है कि इजराइल भारत को सपोर्ट करता है, और हम बहुत सारे हथियार जो है एंटी मिसाइल वेपन्स वगैरह इजराइल से लेते हैं। आप जानते हैं इस बात को, कारगिल से लेकर के दुनिया भर के तमाम हथियारों की जरूरत हमने इजराइल से पूरी की। जी, अब अगला सवाल आप दोनों से ही है, एक एक करके आप उस पर अपनी राय रखिएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि भारत दोनों को ही सपोर्ट कर रहा है,
एक तरफ इजराइल हमेशा से ही भारत को एक तरफा सपोर्ट करता आया है। जब हमें, जैसे कि आपने सर बताया, कारगिल वॉर में भी जो इजरायली सपोर्ट था वो बहुत अहम हिस्सा था भारत को कारगिल में युद्ध जिताने का, पाकिस्तान से लड़ने के लिए। और एक तरफ अगर आप फलस्तीन को देखें तो वहां से भी भारत के अगर अरब देशों से रिश्ते खराब होंगे तो व्यापारिक मामलों पे तो असर पड़ेगा ही, और भी मामलों पे असर पड़ेंगे। तो क्या भारत अब एक तरीके से चक्रव्यूह में फंस चुका है कि अगर वो इधर जाता है तो व्यापारिक नुकसान होंगे, इधर जाता है तो उसके और संबंध बिगड़ेंगे? अब इसमें भारत को क्या एक बीच का हल निकालना चाहिए या फिर पीस की बात करनी चाहिए दोनों के बीच? तो किस तरीके से? अजिताभ सर आप पहले बात रखिए, फिर दिलीप सर आप रखिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है विशाल जी। मेरा जहाँ तक मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर की जो नीति होती है ना, भारत उसमें हमेशा से खड़ा उतरा है। और इस बार भी जो हमारे घरेलू मुद्दे हैं, चाहे वो मुसलमानों के सेंटिमेंट का सवाल हो। एक आप ये मत भूलिए कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। हमारे अपने मुसलमान भाइयों के जो सेंटिमेंट हैं, जो इमोशन है, जैसे डॉक्टर दिलीप ने कहा कि भाई उनके लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यरूशलेम का वो हिस्सा, वो जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके इमोशन के लिए, उनके धर्म के लिए, तो उसका भी ख्याल रखना है। दूसरी तरफ जो अगेन डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भाई जो हमारी विदेश नीति में खास करके अरब देशों से एक बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है थ्रू आउट, और खास करके पिछले कई सालों में अगर देखा जाए 5-7 सालों में वो और उसमें प्रगाढ़ता आई है और उसमें भी मजबूती आई है। चाहे वो तेल का मामला हो, चाहे हमारे प्रवासी भारतीयों का मामला हो, हर जगह हमें सपोर्ट मिला है। आज के डेट में उधर मंदिर भी खुल रहे हैं, इस तरह के भी लचीलेपन और भारत के साथ सपोर्ट की बात देखी जा रही है। तो ऐसे में हम किसी एक पक्ष का, और हमारी विदेश नीति भी है, हम न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं। हमारी विदेश नीति कहती है कि भाई जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो वहां ये क्यों आएगा कि हम खुल के एक को सपोर्ट करें और दूसरे? हमारे घरेलू मुद्दे भी और हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख जो है, दोनों को ध्यान में रखते हुए और दोनों का जो एक बैलेंस की जरूरत है, एक साम्य रखने की जरूरत है, उसको देखते हुए भारत का कदम सही है। और हम लेकिन सर फिर भी एक सोचने वाली बात है ना कि इजराइल हमेशा से ही एक तरफा सपोर्ट रहा है, चाहे वो लड़ाई की बात हो। और प्रधानमंत्री मोदी खुद पहले प्रधानमंत्री बने जो इजराइल 2017 में गए। तो इन चीजों से कुछ खटास देखने को मिल सकती है क्या? कोई खटास नहीं मिलेगी। इजराइल को भली भांति पता है, डॉक्टर दिलीप ने सही कहा, इजराइल हमारे प्रॉब्लम्स को समझता है, हमारी जरूरतों को समझता है, और हम भी इजराइल के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया पीछे रहा है कभी। इंडिया ने इजराइल के बैलेंस के लिए, इजराइल के अस्तित्व के लिए हमेशा से समर्थन किया है। तो हमारे इमोशंस उनके साथ भी उतने ही हैं जितने फलस्तीनियों के साथ हैं। फलस्तीनी तो हमें बहुत, हमेशा भारत के प्रति बहुत रिगार्ड है। मैं जब अरब कंट्री में रहता था तो मैंने खुद देखा है, फलस्तीनी भाइयों के साथ मेरे इंटरेक्शंस रहे हैं, उनकी जितनी इज्जत भारतीयों के प्रति है मैंने उसको खुद अनुभव किया है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को हम एक तरफा, एक विदेश नीति में ये है ना कि डिप्लोमेसी कोई चीज होती है, तो उसको देखते हुए प्लस हमारे अपने इंटरेस्ट लोकल एंड ग्लोकल सबों को देखते हुए एक जायज कदम है भारत का। और भारत को सुलह की भावना से इसमें कार्य करना चाहिए, और जो भारत कमोबेश कर रहा है अपनी उलझनों को देखते हुए, सुलझाते हुए। जी डॉक्टर दिलीप, अब आप अपनी बात रखिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि वो अरब देश ही है जहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या वेंटिलेटर बेड्स हो, उनकी सबसे ज्यादा खेप भारत पहुंची है मदद के लिए। तो अब ऐसे में अरब देश के साथ भी सामंजस्य बनाना होगा और इजराइल को भी खुश करना होगा। तो भारत क्या करे? देखिए, ये समझना होगा मिस्टर विशाल कि लाखों की संख्या में, जैसे डॉक्टर इस्ताब ने कहा कि लाखों की संख्या में हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है प्रवासी भारतीयों के रोजगार के तौर पे, हमारे बहुत सारे प्रवासी जो भारतीय हैं वो विदेशों में रहते हैं, चाहे कुवैत हो या यूएई हो या अन्य जो अरबिन तुर्की हो, इस तरह के जो देश हैं वो उस तरीके से हमारे एक इंटरेस्ट तो ये है। और चूंकि विदेश नीति में नेशनल इंटरेस्ट पहले होता है, और जैसे डॉक्टर अजिताभ जी ने कहा कि लोकल अपने जो इश्यूज हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है विदेश नीति में।
स्वाभाविक है कि अपने लोग जो वहां पर हैं, जो कमा रहे हैं, अगर हमने अरबियन देशों से कुछ भी इस तरह के ताल्लुकात रखे या कोई भी ऐसे अगर हमने गतिविधियों में और अपने इस बयानों में उसको परिलक्षित किया, तो मुझे लगता है कि वहां से हमें समस्याएं आ सकती है। दूसरी बात इजराइल की जहां तक है, इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि उसके लिए वो देश अगर नहीं तो कोई देश नहीं। 1948 में जब उसकी एग्जिस्टेंस हुई, जब जब यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने उसको एग्जिस्टेंस में लेकर के आए, उनके पीछे भी उनकी एक रणनीति थी। कभी इस पर विस्तार से अगर आप चर्चा करेंगे तो उस पर बातचीत किया जा सकता है। लेकर के आए तो उनकी एक रणनीति थी, और खासकर जो 3 हिस्से उसके बनाए गए, आपको याद होगा, वेस्टर्न बैंक और गाजा जी पट्टी, और अभी जो बीच का जो हिस्सा इनका 35 एकड़ लैंड, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पर यूएनओ का ऑब्जर्वेशन रहेगा, यूएनओ के ये निगरानी में रहेगा। हकीकत ये है कि जिस तरीके से इजराइल ने अपनी, और उसकी एक अलग से फिर हिस्ट्री है कि किस तरीके से कोर्ट में गए, मुकदमे लड़े, और किस तरीके से अरबों ने खुद अपनी वो जो जो जमीन है वो किस तरह से यहूदियों को ऊंचे दाम लेकर के बेचे थे, वो सारी चीजें। तो ये हमें समझना होगा कि इजराइल की एग्जिस्टेंस वहां अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके लिए तो करो या मरो वाली स्थिति है, तो इसलिए, और उसकी जो डिफेंस पावर है आपको समझना होगा, और उसकी लड़ाई केवल फिलिस्तीनियों से नहीं है, ये हमें समझना होगा। और इजराइल को भी एक चीज और भी एहसास हो रहा है कि वो अंदर खाते भी लड़ाई को झेल रहा है। वहां पर भी 15-16 लाख मुस्लिम आबादी है इजराइल के अंदर, तो वो उसके साथ भी उसकी कन्फ्लिक्ट है लगातार, और उसको नहीं चाहता। और वहां एक परमानेंट सरकार नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू अल्पमत की सरकार है, और टिल द फर्दर परमानेंट गवर्नमेंट फॉर्म्ड, वो वहां पर उनको कहा गया है कि आप मेंटेन करके रखिए। लेकिन इन सब के बीच में भारत की जो विदेश नीति है वो तटस्थ विदेश नीति है, गुटनिरपेक्षता वाली जो बात है, वहां 2 गुट साफ दिखाई देते हैं। एक गुट को ईरान सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। आपको हैरानी होगी, ये बड़े मजे का, विदेश नीति को समझने वाले लोग बड़े, डॉक्टर अजताब इसको इंडोर्स करेंगे, कि एक तरफ तो अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, दूसरे तरफ हमास के पास जो रॉकेट, जो मिसाइल जा रहे हैं, वो फिलिस्तीन, वो मिस्र के रास्ते जा रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं से आपको पिछले जो हमारे राष्ट्रपति थे बराक हुसैन ओबामा, उनके माध्यम से, उनके लचीले रवैये की वजह से वो वहां पहुंचता है, और उनकी पूरी फैक्ट्री लगाई जाती है वहां पर जितने रॉकेट दागे गए। और आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, चूंकि आपने उस तरह के प्रश्न पूछे, हजारों रॉकेटों को दागने के बाद भी जो इजराइल की डिफेंस, आयरन डिफेंस मैकेनिज्म है, वो लगभग उसमें से 98-99% मार के गिरा देती है। कुछ एक जरूर जो मिसाइल उसमें उसको कवर नहीं कर पाते या भेद नहीं पाते, वो डिफेंस जो मैकेनिज्म है वो जरूर जाके इजराइल पे गिरते हैं। तो आपको सुनने में न्यूज आता होगा कि इतने सारे मिसाइल दागने के बाद भी 4 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए, जबकि इसका जस्ट अपोजिट इजराइल के साथ फिलिस्तीन में हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन समझने के बाद भारत की हमेशा ही रणनीति रही है कि वो सेम सिचुएशन वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे कश्मीर वाले इशू पे फेस करता है, तो उसको वो खाते मोरल सपोर्ट तो इजराइल को करता है, क्योंकि इजराइल अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो जानता है, इजराइल भी इस बात को जानता है, और हमारे प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यासर अराफात के टाइम से, जब हम गुट निरपेक्ष मूवमेंट बना रहे थे, या नाम जो एसोसिएशन हमारा बना, उसके समय से या सार्क के मूवमेंट के टाइम से यासर अराफात हमारे बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, और भारत उनका बहुत बड़ा समर्थक। पंचशील का जो सिद्धांत था उसमें भी यासर अराफात का बहुत बड़ा योगदान था। तो मुझे लगता है कि भारत की जो नीति है, भारत किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसा, वो तटस्थता की नीति जो उसकी है, किसी भी गुट के साथ शामिल न होना, या 2 लोगों के बीच में, हाँ, शांति का प्रस्ताव अगर भारत के पास आता है, भारत उसको सकारात्मक दृष्टि से सोच सकता है, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस तरह के मध्यस्थता करने से आपकी विदेश नीति और आपकी इमेज जो है बिल्ड होती है बहुत अच्छे ढंग से, और आपकी से बढ़ती है। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि भारत खुद भी यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप के लिए एक कैंडिडेट है, तो वहां पर भी इस रूप में भी उसको समर्थन मिलेगा, और अगर इस मसले को सुलझाता है तो भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पे विकसित होगा, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए अगर भारत को ऐसा मौका मिलता है तो। जी सर, चर्चा में हमारे साथ आर्यन धर है, स्टूडेंट है। आर्यन, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बतौर स्टूडेंट के तौर पे इन सारी चीजों को, सारी प्रसंगों को आप कैसे देखते हैं? क्या एक स्टूडेंट इस पे इंटरेस्ट लेता है कि क्या चल रहा है आसपास? बिल्कुल, स्टूडेंट तो बिल्कुल, जैसे आजकल जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह, जितने भी मतलब जो मेरी एज के हैं,
उनका कुछ पिछले 5-6 सालों में जो इन सब चीजों की तरफ है इंटरेस्ट काफी बढ़ चुका है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसी अभी कंडीशन जो है बनी हुई है इजराइल में, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इजराइल को रिटेलिएट करना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज है। सेल्फ डिफेंस उनका बिल्कुल जो है एक्सेप्टेबल है, करना चाहिए। हाँ, जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया से शुरुआत से ही और स्टार्टिंग से ही हमेशा एक मॉडरेट कंट्री रहा है। मतलब कि जब भी किसी दो देशों के बीच या किसी 3-4 देशों के बीच आपस में झगड़ा होता है, किसी भी तरीके का विवाद होता है, तो इंडिया हमेशा जो है एक मिडिल लेके चलता है सबको। मतलब एक पार्टी को भी शांत करने की कोशिश करता है, रही बात दूसरे पार्टी को भी शांत करने की कोशिश करता है। तो इंडिया का ये शुरुआत से ही बहुत अच्छा एक जो है स्टैंड रहा है कि जितना हो सके जो वर्ल्ड में है पीस रहे और शांति कायम रहे। क्योंकि अगर आप जैसे देख रहे हैं, बहुत ही तेजी से और बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है लड़ाई वहां पे आगे बढ़ी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब इस पे अगर रोकथाम नहीं लगाई गई, ये लगातार बढ़ता रहा, कहीं ना कहीं इसका असर जो है इंडिया पर भी पड़ेगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3-4 दिन पहले की बात है, वहां पे इजराइल में एक इंडियन नर्स जो है एक बूढ़ी महिला का ध्यान रख रही थी। तो ऐसी जब उन्होंने रॉकेट फेंका था तो उस कारण उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही हमने, और उनका फिर जो मृत शरीर है वो जो है वापस भारत उसको लाया गया। तो ऐसे ही कई सारे भारत जो लोग हैं जो वहां पे रह रहे होंगे या जो भी काम कर रहे होंगे, उनको काफी नुकसान होगा। मतलब उनकी काफी जाने जा सकती है। अब जैसे उनका परिवार होगा हिंदुस्तान में, उनके बच्चे होंगे, जो भी उनके आपस के रिश्तेदार वगैरह होंगे, तो उनके ऊपर भी काफी जो है दबाव पड़ेगा। तो वो भी जो है भारत सरकार के लिए फोर्स करेंगे कि आपकी लड़ाई रोकी जाए। तो उसी के तरीके से जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वहां पे एक मिडिल लेके चल रही है कि जो भी हुआ है प्लीज आप इसको जो है शांत रखिए। आप इसको जितनी जल्दी हो सके इसको ज्यादा बढ़ाइए ना, क्योंकि जो वायलेंस है हमेशा एक बुरे नतीजे पे आकर ही रुकता है। मतलब इसका कोई जो है सॉल्यूशन नहीं मिलता है। वो भी 50 मारेंगे, वो भी 100 मारेंगे, फिर वो 50 मारेंगे, तो ये कहीं रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो जितना हो सके जो भी उनकी आपस के बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स है, जितने भी उनका आपस का वो है, तो उसको जितना जल्दी हो सके शांत किया जाए। अभी हमने शायद कल की बात है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जितने भी कंट्रीज है जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, उनका मतलब उनके फ्लैग का जो है इमोजी लगा के उन्होंने जो है ट्वीट किया है कि हम उनको थैंक्स करते हैं। जी जी। पर इंडिया का उन्होंने नाम नहीं लिया है, इंडिया का उन्होंने जो है मतलब इंडिया का जिक्र नहीं किया है। इसकी वजह ये हो सकती है कि इजराइल को ये उम्मीद थी कि शायद जो है हिंदुस्तान उनके तरफ पक्ष रखे, पूरी उनकी तरफ पक्ष रखे। अभी 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 उसी पे आर्यन, अभी अभी उसी पे चर्चा करी हमने सारे इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, तो ये बात है। एक क्लोजिंग कमेंट अब अजिताभ सर आपसे और दिलीप सर आपसे लेना चाहूंगा। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, और यूएन, इन दोनों के बीच बड़ी तकरार और नोकझोंक देखने को मिल रही है। एक तरफ अरब देश आ गए हैं और एक तरफ इसके देश है, मतलब कि यूएन के देश है। इन दोनों के बीच क्योंकि बाइडेन ने भी चिंता जताई है कि ऐसा चलता रहा तो स्थिति और सामान्य नहीं रहेगी और बाकियों को भी इससे खतरा होगा, जान माल की हानि बढ़ेगी। तो किस तरीके से एक पीस बनाना चाहिए ओआईसी और यूएन के बीच, आप इस पे क्या मानते हैं अजिताभ सर? देखिए विशाल जी, जहां तक उद्देश्य की बात है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, लगभग 200 देशों का संगठन है, उसमें ओआईसी के इस्लामिक समूह के भी सारे देश उसके मेंबर हैं। तो कोई टकराहट है ऐसी बात नहीं है। उद्देश्य एक है कि शांति बहाल हो, वहां पे पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व हो, शांति के साथ लोग रहें, चाहे वो पैलेस्टाइन हो चाहे इजराइल हो। दोनों अपने आप में महान सभ्यताएं हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं, और हमारे रिलेशन दोनों से बहुत तगड़े रहे हैं, गहरे रहे हैं। इजराइल हमारे लिए हमेशा खड़ा रहा है, चाहे वो करगिल का मसला हो या उसके बाद हो, उसके पहले भी उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, हमने भी उनको सपोर्ट किया है। पैलेस्टाइन भी हमारे लिए है। जहां तक ओआईसी की बात है, ओआईसी के जो 57 देश हैं हमारे, उनके साथ भी ब्रॉडली अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। कुछ उनकी मजबूरियां होती हैं संगठन के नाम पे, धर्म के नाम पे, चूंकि वो
ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिक देशों का समूह है। तो नेचुरली अगर इस्लाम खतरे में की जो बातें होती है इस तरह की, उसको देखते हुए उनको पैलेस्टाइन का मुद्दा है जो अपने आप में अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहूदी जिनको थैंकफुली इजराइल मिल गया, उसके बाद पैलेस्टाइन है जो अभी तक एक स्वतंत्र राष्ट्र का उनको अभी तक नहीं मिल पाया मान्यता। उसी तरह आप देख लीजिए वहां पे तुर्की के पास जो हमारे कुर्दिश लोग हैं, शायद अभी दुनिया में कुर्दिश समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं है। वो भी बिना जमीन के लोग हैं, उनको कोई नहीं है। वैसे ही आप चाइना में देखें वीगर मुसलमानों का, दिक्कत ये है, विडंबना ये है कि ओआईसी इजराइल पैलेस्तीनी पे बोल रहा है, लेकिन जब वीगर मुसलमानों की बात आती है जिनकी एक बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन चाइना में, चीन में है, और जिसके विरुद्ध अत्याचार हो रहे हैं, उस पे वर्ल्ड कम्युनिटी, चाहे यूनाइटेड नेशंस की बात करें, खास करके ओआईसी की बात करें, कोई उस पे सुगबुगाहट नहीं है, कोई उस पे चिंता की इन्होंने नहीं जताया है जितना कि इन्होंने पैलेस्टाइन के मुद्दे पे किया है। मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पे उनको एक बैलेंस व्यू लेकर रखना चाहिए, और कोई टकराहट यूनाइटेड नेशंस में और ओआईसी में ऐसा नहीं है। उद्देश्य एक है, उसको सुलह करना, सुलझाना, और शायद वो दुनिया के लिए भी यही बेहतर होगा, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, इजिप्ट हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए बेहतरी इसी में है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी आम नागरिकों के हित में और विश्व शांति के हित में जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए, तो सबके लिए बेहतर है। खास करके जो अभी कोविड की समस्याएं हैं, दुनिया को अपनी एनर्जी इस पे लगानी चाहिए, ना कि इन अलग अलग मुद्दों पे। अभी यही है कि सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, रोका जाए, क्योंकि दुनिया बहुत परेशान है कोविड को लेके। जी दिलीप सर, आपका क्लोजिंग कमेंट ओआईसी और यूएन के बीच खींचतान पे। नहीं, देखिए, खींचतान थोड़ा सा तो स्वाभाविक है कि कोई जिस तरीके से आप मानना पड़ेगा कि यूएन में हाईएस्ट फंडिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका का। एक तरफ अमेरिका तो कहता है कि ये जो हो रहा है वो गलत है, तो दूसरी तरफ उसका एक अपना स्टैंड है कि वो इनडायरेक्टली वो इजराइल को सपोर्ट करता है, जैसे, और वो खुल करके उसके समर्थन में एक तरह से आता भी है। कई बार आप देखेंगे कि उसको जस्टिफाई भी करता है। और यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्री या इस्लाम को जो इस्लाम के कट्टरपंथी हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो अमेरिका के अगेंस्ट रहते हैं, चाहे उसमें हमास हो या बगदादी का हो, आईएसआईएस हो। आपने नोटिस किया होगा, अब अरबियन कंट्री की मुसीबत नहीं है, उनकी ये मजबूरी है कि वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करें, और जब फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे तो यूएन के दो धड़े हो जाएंगे। यूएन में जो वीटो पावर रखने वाले सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, उसमें से कुछ एक देश तो इजराइल को सपोर्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि यूएन के दो धड़े होंगे, तो यूएन में खींचतान उस तरीके से होगी। देखिए, जैसे डॉक्टर इस्ताब ने कहा कि इंसानियत सबसे पहले है, और हमारे भारतीयों की और भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी बात है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत के जो विश्व शांति की एक कंसेप्ट है, जो एक अवधारणा है, उसमें विश्वास करते हैं, और हम नहीं चाहते कि मानवता और मानव अधिकारों का कहीं हनन हो। शायद यही कारण है कि जब भी कहीं किसी देश में, चाहे वो सर्बिया हो, बोस्निया हो, या भी कहीं और देशों में शांति फोर्सेस भेजने की बात होती है, तो भारत का उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहता है। इनफैक्ट आपने अफगानिस्तान में भी देखा काफी दिनों तक, और हम लोगों ने अपने जानमाल गंवा करके भी अपने जवानों के शांति बहाली करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक मजबूरी है कि एक विदेश नीति के तहत इस पर एक बड़ा सकारात्मक दृष्टि अपनाने की जरूरत है। मैं अपने तरफ से इस बात को रखता हूं कि किसी भी धर्म में शांति और मानव जीवन के आधार पर कोई धर्म, लेने के आधार पर कोई धर्म तो नहीं बना। सभी का मानवता की सेवा करने के पीछे ही सबका धर्म है। यदि ये विशुद्ध रूप से अगर धर्म के आधार पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है, तो सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को मेरा एक सजेशन है, जो उनके टॉप में सभी धर्म गुरु हैं, वो उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे से लीड लेकर के बैठकर वहां बातें करना चाहिए। बात करके इसका समाधान बातों से ही निकलेगा। ये हथियार, वेपन से तो ये हो सकता है कि कुछ विध्वंसकारी हथियार ये डाल दें, कुछ विध्वंसकारी हथियार। आप नागासाकी हिरोशिमा की याद कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर याद कीजिए, उसके बाद भी जो सॉल्व होते हैं वो मुद्दों के और बातचीत के जरिए ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म गुरुओं को, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो ओपेक, चाहे वो ओआईसी के हों, और यूएनओ में डोमिनेंस जो है ऑब्वियसली जो ईसाई धर्म के लोग हैं, पोप हैं,
उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि मानवता के कॉस्ट पे इस तरह के वॉर को झेलना ये कहीं भी सही नहीं है। लेकिन एक चीज और भी समझना होगा कि दलाई लामा दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा गए और उन्हीं का देश जो है चाइना ने हथिया लिया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस तरीके के शांति के प्रस्ताव रखते हुए भी देश में अपने देश की एग्जिस्टेंस की बात को रखते हुए, इजराइल को समझाते हुए और हमास को भी, इन सभी पक्षों से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको भी प्रॉब्लम है, उन सभी स्टेक होल्डर को एक टेबल पे लाके बात करें, और बात करने के बाद ये टकराव की स्थिति भी खत्म होगी। ये टकराव इंटरनली तो है, अब अरबियन कंट्री के जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस स्थिति में नहीं है कि यूएनओ को चैलेंज कर सके, और खासकर जो उसमें 2-4 कंट्रीज के डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर सके। तो वो अंदर खाते खिंचाव तो रहेगा ही अगर ये मसला सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन विदेश नीति की एक मजबूरी है, और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को एक वर्ल्ड ऑर्डर में, नए वर्ल्ड ऑर्डर में, जहां पर एक हेजिमोनी है 1-2 कंट्रीज का, खासकर एक कंट्री का, उसको अगर बैलेंस करना है तो बातचीत का जरिया सुलझाना पड़ेगा। एक स्ट्रांग मीडिएटर और धर्म गुरुओं का रोल इसमें बहुत ज्यादा होगा। जब तक उधर से कुछ नहीं आएगा, मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन की स्थिति सामान्य हो, ऐसा लगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि धर्म गुरुओं को और जो मेजर कंट्रीज हैं, जो हाईली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स जो यूएनओ है, उनको आगे बढ़ करके और इस मसले में एज ए लीडर भूमिका निभा करके, मीडिएटर भूमिका निभा करके शांति प्रस्ताव को लेकर आना चाहिए और उन दोनों पक्षों से मिलकर बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हर बड़ी चर्चा हम करेंगे काम की बात पे। मैं हूं विशाल झा। ऐसी ही खबरों के लिए और इन चर्चाओं के लिए बने रहिए द इंट्रिंसिक के साथ। नमस्कार।